attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce. अभी स्टाफिंग प्रोसीजर ये है कि ऑर्गेनाइजिंग के बाद सबसे बाद जो आएगा वो आएगा स्टाफिंग। फिर से एक बार तुम लोग को पैटर्न बताता हूँ। सबसे पहले तुम प्लानिंग करते हो, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हो, फिर स्टाफिंग करते हो, उसके बाद दूसरे भी प्रोसीजर्स आते हैं। बट अभी तीनों के तुम लोग पैटर्न समझ लो, प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ। उसके बाद जितने वो डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग जाएगी उसका भी पैटर्न बताऊंगा। बट अभी ये तीन याद रखना, पहले प्लान, फिर ऑर्गेनाइज और फिर स्टाफ। और स्टाफिंग ये प्योर एंड प्योर प्रोसेस है कि जहां पे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को रखे, मींस कौन से लोगों को काम पे रखना है और कौन से लोगों को काम पे नहीं लेना है, ये स्टाफिंग में करते हैं। रिक्रूट करते हैं यानी कि कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, रिक्रूट करते हैं। उसके बाद उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट रहेगा उस बेस्ट जॉब के लिए, उसे रखेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है जो तुम लोग देख सकते हो, उनमें से कोई भी तुम लोग कर सकते हो। बट मेरे दिए हुए नोट्स के हिसाब से अगर तुमको करना है तो उसमें भी बहुत इजी इजी डेफिनेशंस है। अब जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, उसमें अभी मुझे एक्सप्लेन करना है तुम्हें। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट पे हूँ, जो लोगों को नहीं मालूम है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हूँ। ठीक है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। अब इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन क्या है? स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखो, हम लोगों को प्लान करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, हम लोगों को चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, हम लोगों को चीजें कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए। तो वो जो एम्प्लॉयज चाहिए, वो सब अपने को डेवलप्ड एम्प्लॉयज चाहिए और स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए। बिकॉज अपने को जो है वो प्रॉपर वे में उन एम्प्लॉय लोग से हम काम करवा सके। इसीलिए अगर प्रॉपर स्टाफिंग की तो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव वे में काम करेंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे। बिकॉज वो लोग ऑलरेडी ट्रेन्ड एंड स्किल्ड रहते हैं, जिसके वजह से अपने बाकी फंक्शन जो है वो प्रॉपरली हो जाएंगे। जैसे कि प्लानिंग हम लोग को करना है तो हम लोग किसी एक्सपर्ट को प्लान करने बुलाएंगे, तो वो एक्सपर्ट अपना नॉलेज देगा। ठीक है, और जब वो एक्सपर्ट अपना नॉलेज देगा तो क्या होगा कि तुम्हारा प्लानिंग का प्रोसीजर बहुत अच्छे से होगा। अभी मैं पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग फंक्शन लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब बेटा मैं बच्चों में 10 बार नहीं बोलूंगा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है। ये हर पॉइंट आती है, हर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में आ रहा है, प्लानिंग में आ रहा है, कंट्रोलिंग में आ रहा है, स्टाफिंग में आ रहा है, सब में आ रहा है। क्या आ रहा है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन या फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है? बिना किसी वेस्टेज के हम उस सामान को या फिर हम उस मटेरियल को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जब आप प्रॉपर वे में स्टाफिंग करते हो, जब आप प्रॉपर पर्सन को काम पे रखते हो, तो क्या होगा, वो आपके रिसोर्सेस, वो आपके कंपनी के रिसोर्सेस प्रॉपर वे में यूज करेगा। और जब वो आपके कंपनी के रिसोर्सेस प्रॉपर वे में यूज करेगा, इसका मतलब ये है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज कम करेगा और उसी के साथ साथ प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा। इसीलिए इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जब हम प्रॉपर स्टाफिंग करते हैं तब क्या होता है कि हम राइट जगह पे राइट पर्सन को काम पे रखते हैं, तो वो अपना स्किल सेट प्रॉपर वे में यूज कर सकता है, उसके भी स्किल्स वेस्ट नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल बताता हूँ, अगर मैं एक शेफ को खाना बनाने लगाऊं
और एक क्लेanलीनेस वाले बंदे को, मीन्स जो क्लीनिंग करता है, क्लीनिंग वाले बंदे को क्लीनिंग का ही काम दूं, तो दोनों के स्किल सेट्स प्रॉपर वे में यूज हो रहे, वेस्ट नहीं हो रहे, इफेक्टिव वे में यूज हो रहे। बट अगर उन दोनों के काम में अगर स्वैप कर दूं, शेफ को बोलूं तू क्लीनिंग कर और क्लीनर को बोलूं तू खाना बना, दोनों के दोनों स्किल सेट वेस्ट जा रहे हैं, समझे? तो वो स्किल सेट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोगों को प्रॉपर वे में आदमी सेलेक्ट करने हैं, और आदमी सेलेक्ट करने के बाद, आदमी नहीं, वर्कर कह सकते हैं, एम्प्लॉय कह सकते हैं, उनको सेलेक्ट करना है, और उनको सेलेक्ट करने के साथ साथ उनको एग्जैक्ट उनके राइट पोजीशन पे काम करने लगाना है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे बच्चे लोग। ये पॉइंट नंबर 3 पे हम लोग है, बिल्ड्स cordial relationship. This function is helpful in building healthy relationship among all level of employees in the organization. A smooth human relation is a key to better communication and coordination of managerial efforts in an organization. अभी कैसे है कि जब आप अच्छे एम्प्लॉय को काम पे रखते हो, या फिर वो फीमेल भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मेल ही हो सकता है, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय को काम पे रखते हो तो क्या होता है, उन लोगों का बात करने का तरीका, उन लोगों का कम्युनिकेशन करने का तरीका, और उन लोगों का अपनी बात सामने रखने का तरीका एकदम प्रोफेशनल होता है। और जब प्रोफेशनल वे में उन लोग काम करते, प्रोफेशनल अप्रोच करते, तो उन लोग के इन काम करने के स्वभाव के वजह से, या फिर उन लोग के काम करने के तरीके के वजह से, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाता है, अच्छा कोऑर्डिनेशन आता है। सो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। क्या रिलेशनशिप बिल्ड होता है कि एक एम्प्लॉय और बॉस का अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का भी रिलेशनशिप बिल्ड अच्छा होता है। तो उसके वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, आपके बिजनेस में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, बिकॉज आपका बिजनेस जो है वो प्रोफेशनल लोग हैंडल कर रहे हैं। इसके बाद में आ जाता हूँ फोर्थ पे। अगर जिन लोगों को स्टाफिंग अभी भी नहीं समझा है, स्टाफिंग का एक ही इजी रूल है। स्टाफिंग का मतलब ये रहता है कि आप लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हो उधर, क्वालिटी बंदों को या फिर लड़कियों को काम पे रखना है, एम्प्लॉय को काम पे रखना है, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट वे में काम कर सके। अभी मैं फोर्थ पॉइंट पे जाता हूँ, हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। Skilled and experienced employee is an asset of business organization. Staffing helps to inculcate the organization culture into employee. It trains and develops the existing workforce. It also ensures smooth functioning of all managerial aspect of business organization. अब क्या रहता है कि आपके यहाँ पे जो लोग काम पे आ रहे हैं, अभी उन लोगों में से समझो कुछ लोग, या फिर समझो गिने चुने ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी स्किल सेट लैक हो रही है, या फिर उन लोगों को किसी प्रकार की ट्रेनिंग देके आप उनकी स्किल्स और बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का काम बनता है, बिजनेस का काम बनता है कि उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो, प्रॉपर लेक्चर्स दो, ताकि उनकी स्किल और डेवलप हो, और जिनके पास स्किल नहीं है वो डेवलप करे। फॉर एग्जाम्पल समझो, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, 10 में से 6 लोगों को बहुत अच्छे से मोबाइल बनाने आता है उनकी कंपनी में, और 4 लोगों को छोटा मोटा काम आता है। तो उन 4 लोगों को और प्रॉपर वे में डिटेल ट्रेनिंग दोगे तो क्या होगा, उन लोगों की स्किल्स डेवलप होगी, और वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में काम ही करेगी ही करेंगे, बिकॉज वो ये मानेंगे कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड हुई है। जिसका मतलब ये है कि वो लोग आप लोगों के ऑर्गेनाइजेशन थोड़े लंबे समय तक कंटिन्यू करेंगे, और पता नहीं, बट एक अच्छा बॉन्ड भी बन जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपके बिजनेस के साथ। तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। बिकॉज समझो किसी भी बंदे के करियर में जब आप मदद करते हो ना, तो वो हमेशा आपसे इमोशनली अटैच रहता है, और इमोशनल अटैचमेंट हमेशा आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देके जरूर जाएगी, और खासकर जब वो किसी बिजनेस की बात हो तो। अभी हम लोग आ गए हैं
फिफ्थ वाले पॉइंट पे, हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। देखो बच्चे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? जब आप प्रोफेशनल लोगों को काम पे रखते हो, जब आप ट्रेंड लोगों को काम पे रखते हो, तो उन लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करने में दिक्कत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखो, जब आप किसी ओल्ड गवर्नमेंट बैंक में जाते हो, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज मेरे जितने भी वीडियोस है अभी वो अपलोड होते हैं। अगर नॉर्मल लेक्चर में रहते थे तो मैं नाम ले सकता था, पर अभी नाम नहीं लूंगा। बट जब भी आप किसी ओल्ड गवर्नमेंट बैंक में जाते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वहां के जितने भी एम्प्लॉयज है सब ओल्ड एज हो गए हैं। तो मैं उनके ओल्ड एज पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उन लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। उन लोगों को अभी भी नहीं पता कि कंप्यूटर कैसे प्रॉपरली ऑपरेट करते हैं। तो जब भी वो लोग कीबोर्ड में टाइपिंग करेंगे, तो ऐसा देख देख के एक एक उंगली में, मतलब एक एक की देख देख के टाइप करेंगे। ऑन द अदर हैंड जब भी आप किसी प्राइवेट बैंक में जाते हो, तो वहां के एम्प्लॉय लोग बुढ़े रहते हैं, तो भी क्या है, उन लोगों को टेक्निकल नॉलेज दिया गया है, तो उन लोगों को कंप्यूटर वगैरह ऑपरेट करने आता है। अब जिसके वजह से होता क्या है कि किसी भी एम्प्लॉय का टेक्निकल नॉलेज अच्छा रहेगा तो काम फटाफट होगा और आपके टाइम एंड मनी बचेगा, यानी कि आपके रिसोर्सेज बचेंगे। तो एक अच्छा एम्प्लॉय आपको स्टाफ करना है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अच्छे वे में काम कर सके और उसको टेक्निकल नॉलेज भी हो। बिकॉज आज के तारीख में टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको मालूम है। आई होप ये फिफ्थ वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं सिक्स्थ वाले पॉइंट पे हूँ, इम्प्रूव एफिशिएंसी। 10 बार नहीं बोलूंगा बेटा एफिशिएंसी क्या रहती है। एफिशिएंसी यानी कि जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वे में बिना किसी वेस्टेज के आपको इफेक्टिव काम करके दे। एफिशिएंसी कब आती है ऑर्गेनाइजेशन में? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का इनपुट जो है वो कम हो और आउटपुट जो है वो ज्यादा हो। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का इनपुट मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन पैसा डाल रही है, एफर्ट्स डाल रही है, वो कम हो और आपको आउटपुट जो है वो ज्यादा मिले, तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंट बनेगी। क्या बनेगी? एफिशिएंट बनेगी। तो एफिशिएंसी तभी आएगी जब आप इनपुट कम डालो और आउटपुट ज्यादा जनरेट करो। अब वो कैसे होता है बच्चों? वो तभी होता है जब आप प्रॉपर स्टाफ रखोगे, जब आप प्रॉपर एम्प्लॉय रखोगे। प्रॉपर स्टाफ और एम्प्लॉय आप कैसे रख सकते हो? प्रॉपर स्टाफ और एम्प्लॉय आप तभी रख सकते हो जब आप प्लान करो कि कैसे एम्प्लॉय को सेलेक्ट करना है। तो अच्छा एम्प्लॉय, एक क्वालिटी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कम इनपुट लाके ज्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगा। अभी हम सेवेंथ पे जाते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। इतना हमेशा याद रखो, कम पैसों में लोअर क्वालिटी का एम्प्लॉय लेके कुछ मतलब नहीं। थोड़े पैसे ज्यादा खर्चा करो, अच्छे क्वालिटी का एम्प्लॉय रखो, तो वो आपको लॉन्ग रन में भी काम आएगा। बिकॉज वो एम्प्लॉय आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बनाएगा। अब इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोगों को भी मालूम है अपने क्लासेस में क्या सिचुएशन थी। पहले पहले कम क्वालिटीज के टीचर मैंने रखे थे, उसके बाद हायर क्वालिटीज के टीचर मैंने रखे। लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, कितना बड़ा डिफरेंस हुआ आपको खुद को मालूम है। उसके बाद एथ वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ, एसेंशियल कंट्रीब्यूशन। देखो भाई, एम्प्लॉय हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना एसेंशियल कंट्रीब्यूशन देगा। कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन को वो फिजूल का कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। मैं खास करके ट्रेंड एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है ना, वो हमेशा सोच समझ के रहता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा आगे लेके जाने का ये सोच रहता है। इसीलिए यहाँ पे ये लाइन दिए देखो, द कंट्रीब्यूशन of the staff and their future role is taken into accounting in staffing function। मीन्स जितना ज्यादा एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, उतना ज्यादा आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी है।
बिकॉज उसकी वजह से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में उसको एक स्टेटस मिलेगा। फिर आते हैं 9th वाले, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। देखो, जब एक अच्छा एम्प्लॉय, एक ट्रेंड एम्प्लॉय आपके पास आता है और आप उसको प्रॉपर जॉब देते हो, राइट जॉब देते हो, एक शेफ को जब आप शेफ का काम देते हो, एक क्लीनिंग वाले को जब आप क्लीनिंग का काम देते हो, और जब वो काम अच्छा होता है और जब उसे अपने बॉस की तारीफ मिलती है कि आज आपने खाना अच्छा बनाया, सब लोगों को पसंद आया, आपने सबसे टेस्टी खाना बनाया आज, और जब वो क्लीनर को तारीफ मिलती है, बेटा तूने आज साफ सफाई सबसे अच्छी की है, इससे अच्छी साफ सफाई किधर हो नहीं सकती है, तब उस एम्प्लॉय को, उस शेफ को, उस क्लीनिंग वाले को सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी तारीफ सुन के कि हाँ, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा हुनर पहचाना है, उन्होंने मेरे काबिलियत पहचानी है, और आज मैं इतना अच्छा काम कर पा रहा हूँ और लोग मेरे तारीफ कर रहे हैं। तो उस एम्प्लॉय को, उस शेफ को, उस क्लीनिंग करने वाले को अंदर से ही जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये रहता है जॉब सेटिस्फेक्शन की जो भी एम्प्लॉय काम करे तो उसको सेटिस्फाई हो जाता है जॉब, कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ कुछ मतलब का काम है। फिर लास्ट पे आ जाते हैं, मेंटेन्स हार्मनी। In staffing process, individuals are recruited, selected and placed, as well as the performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merit. For this criteria is made and duly communicated to concerned employee. It brings peace and harmony in the organization. देखो, जब आपके कंपनी में किसी पोस्ट या फिर किसी चीज की नौकरी निकलती है, किसी काम की नौकरी निकलती है, तो उस काम में क्या क्या है ये स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक शेफ का जॉब है, हाँ आपको भाजी भी काटनी खुद से होगी, खाना भी खुद से बनाना होगा, तो स्पेसिफाई किया जाता है। जिसके वजह से जब हम एम्प्लॉय लोग को काम पे रखते हैं, जब आप एम्प्लॉय लोग को काम पे रखोगे, उसकी वजह से क्या होगा, वो एम्प्लॉय को मालूम है कि ये सब उसको काम करना है, जिसकी वजह से वो इरिटेट नहीं होगा कि सर मैं खाना तो बना रहा हूँ, शेफ बोलेगा सर मैं खाना तो बना रहा हूँ बट सब्जी नहीं काटूंगा, वो तब इरिटेट नहीं होगा। वो बोलेगा हाँ सर, मेरे जॉब में ये लिखा है कि मुझे खाने के बनाने के साथ साथ सब्जियां भी खुद काटनी है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट नहीं होगे बॉस और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, पीस एंड हार्मनी बनी रहेगी, भाईचारा बने रहेगा, और अपने आप से काम जो है वो स्मूथ होगा। सो आज मैंने स्टाफिंग कवर कर दिया है।